स्टाफ, प्यारे बच्चों, मैं इस विद्यालय से जब ये विद्यालय स्थापित हुआ तब से जुड़ा हुआ हूँ। 92 में तब से लेकर लगातार लगभग जो है वो मेरे परिवार से कोई ना कोई यहाँ पढ़ रहा है। मेरे साथ स्टाफ में बहुत से ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो यहाँ विद्यालय में अध्यापन कार्य करा चुके हैं। वर्तमान में मैं व्याख्याता और कार्यवाहक प्रधानाचार्य बोया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। मैं आपको आज लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताना चाहूंगा। मुझे नहीं पता है कि आपको उनके बारे में कितना पता है, क्योंकि इतिहास बहुत ही निर्दयी होता है। वह हमेशा विजेताओं की जो यशोगाथा होता है उसी को लिखता है। लाल बहादुर शास्त्री बचपन से गरीबी में पले बड़े। उन्होंने जो है वो अपनी शिक्षा घर के बाहर जो रोड लाइट होती है उसके नीचे ग्रहण की। वो नदी में तैर करके जाते थे विद्यालय, उनको नदी पार करके जाना पड़ता था और उनके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो नाव में बैठ सके। इसीलिए वो अपने किताबें जो है वो अपने मित्रों को दे देते थे और खुद जो है तैर करके जाते थे। वो जब देश के प्रधानमंत्री बने उस समय की परिस्थितियां बहुत ही विकट थी। जवाहरलाल नेहरू का निधन हो चुका था और उसके बाद में अचानक उनको जो है वो प्रधानमंत्री बनाया गया। 18 महीने तक वो प्रधानमंत्री रहे और अनायास उनकी मृत्यु हो गई। इस दौरान ऐसे कुछ कार्य हुए जो वास्तव में आज भी जो है वो अनुकरणीय है। उन्हीं के द्वारा हड़ताल के दौरान जो लाठीचार्ज किया जाता है उसके बजाय पानी की बौछार करने का जो है प्रयोग शुरू किया गया। उनके द्वारा ही पहली बार महिलाओं को भी जो है वो उस कार्यों के लिए जो पहले शायद वर्जित माने जाते रहे होंगे या उसके बारे में कुछ धारणाएं अलग रही होगी, ऐसे कार्यों में भी उनको जो है नेतृत्व दिया गया। बस कंडक्टर के रूप में बहुत सी रोडवेज जो सरकारी थी उसमें महिलाओं को भी जो है वो जगह दी गई। उनके द्वारा दो बड़े उल्लेखनीय कार्य हुए। एक है श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, और दूसरा है ग्रीन रेवोल्यूशन। उस समय देश की परिस्थितियां इतनी विकट थी और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ में, क्योंकि उस समय जो है वो शीत युद्ध का दौर था, कोल्ड वार, रसिया और अमेरिका के बीच में अफगानिस्तान को लेकर के, और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का एक अहम सहयोगी था। और 1965 का जो है युद्ध, जिस समय शास्त्री जी जो है प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के तानाशाह अयूब खान ने यह सोच करके शुरू किया था कि एक कमजोर और नाटे कद का व्यक्ति जो है वो भारत का प्रधानमंत्री हो, मेरा क्या कर लेगा। उस समय अमेरिका ने जो है दबाव डाल करके भारत के ऊपर यह दबाव डाला कि आप जो है वो इनसे साथ में बातचीत कीजिए, समझौते कीजिए। और दबाव डालने के लिए उन्होंने वहां से जो है वो, क्योंकि अपने देश में खाद्यान्न की कमी थी, इसलिए वहां से गेहूं आता था। अमेरिका के अंदर जो गेहूं उगता है वो वास्तव में दो तरह का होता है। एक जो ठंडे वातावरण, बिल्कुल ठंडे वातावरण में उगता है, लाल कलर का। दूसरा अपनी तरह ही सामान्य जो पीले रंग का होता है वो लाल कलर का गेहूं, क्योंकि वो बहुत ही कठोर सर्दी के अंदर होता है, इसलिए वो भी कठोर होता है और हमारे यहाँ के वातावरण के लिए, खाने के लिए वो उपयुक्त नहीं है। तो अमेरिका ने जो है वो एक लॉ बना रखा है उनका, PL 480 पब्लिक लॉ उसका पूरा नाम है। उसके तहत जो है वो भारत के ऊपर दबाव डाला। तो भारत के जो उस समय प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से उसको लेने से मना कर दिया कि क्योंकि ये जो है वो हमारी जो एक सॉलिडिटी है उसके जो ऊपर जो है वो ये बाधा डालता है। हम जो है वो स्वाभिमानी और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र है। हमारे निर्णय जो है वो हमारी जनता के होते हैं, हम किसी देश के दबाव में आकर के निर्णय नहीं लेते। ये जो है वो शास्त्री जी का उस समय कहना था। इसीलिए उन्होंने जो है वो गेहूं मंगाने से ही मना कर दिया और देश से आह्वान किया कि हम जो है वो एक वक्त भोजन करेंगे, एक समय का व्रत रखेंगे, लेकिन वो गेहूं हम नहीं आने देंगे, अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। और इस तरह से उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता से एक ऐसे व्यक्ति को देश का जो है खाद्यान्न मंत्री, कृषि मंत्री बनाया, जो स्वयं एक वैज्ञानिक थे। चिदम्बरम सुब्रमण्यम उनका नाम है और उनके एक मित्र है जो अभी भी जीवित है, MS स्वामीनाथन। वो गेहूं के ऊपर कुछ प्रयोग कर रहे थे। उस समय मेक्सिको के अंदर जो है वो गेहूं के ऊपर प्रयोग किए जा चुके थे नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, और MS स्वामीनाथन उनके ही शिष्य थे जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप, यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके अनुरूप वो कुछ ऐसे पौधे विकसित कर रहे थे। गेहूं का जो पौधा होता है टिटिकम एस्टिवम, ये जो है वो दूसरे, आप जो है वो बायोलॉजी में पढ़ते होंगे कि दूसरे जो पौधे होते हैं
वो सारे डिप्लॉयड होते हैं, 2N होते हैं। लेकिन वर्तमान में जो टिटिकम एस्टिकम खा रहे हैं वो हेक्साप्लॉइड है, 6N। और ये कुछ जेनेटिकल चेंज करके किया गया ताकि इसकी जो है वो उपज बढ़ाई जा सके। तो भारतीय परिवेश में MS स्वामीनाथन उस समय कुछ प्रयोग कर चुके थे और उन्होंने एक ऐसी ड्वार्फ बोनी किस्म विकसित की थी जो हवा के द्वारा जो है वो गिरती नहीं, क्योंकि वो बोनी होती है तो हवा का प्रभाव उसके ऊपर कम होगा और पानी की भी आवश्यकता कम होगी और थोड़ा सा जो उसका पकने का जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो गया था। तो ये बात जो है वो शास्त्री जी तक पहुंचाई कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम ने, और फिर जो है वो इसके लिए प्रयोग किया गया और वो प्रयोग जो है वो इंटेंसिव क्रॉप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहलाता है, ICDP। और आपको जानकर के खुशी होगी कि उस प्रयोग के अंदर जो जिले शामिल किए गए 14 जिले थे, उसमें से एक अपना पाली जिला भी था। राई की फसल के लिए उसको चुना गया था और उसका नतीजा ग्रीन रिवोल्यूशन का आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे देश में अब खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, हमारे जो भंडार है वो भरे हुए हैं। इसी तरह से शास्त्री जी ने ही उस समय जो है NDDB की स्थापना की, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, और ये जो है वो एक बड़ा और कदम था। उस समय वर्गीज कुरियन अपने यहाँ जो है वो नीदरलैंड के एक नागरिक है जो कुछ प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने जो है वो पालनपुर इलाके के कुछ जो पशुपालक होते हैं उनको इकट्ठा करके एक कोऑपरेटिव जो पहले से बनी हुई थी उसको जो है वो कुछ प्रयोग उनके साथ में किए और उसको बड़े स्तर पर लागू करने का प्रयास किया। वो प्रयास उनका सफल हुआ और उसको फिर जो है वो संस्थागत रूप दिया गया NDDB के रूप में। तो इस तरह से जो है वो देश में जो है वो श्वेत क्रांति आई। तो ये दो बड़ी उपलब्धियां शास्त्री जी की रही। तीसरा जो है वो 1965 का जो वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उस समय ताशकंद एक समझौता हुआ और समझौते के लिए जो है वो पाकिस्तान के जो तानाशाह थे अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री, उनके बीच में वार्ता जो है वो तत्कालीन रसिया का एक शहर है जो अब वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहां पे आयोजित की गई थी। और उस वार्ता के दौरान रात्रि को करीब जो है वो 10 जनवरी ये बात है 1966 की, करीब 10 बजे तक वार्ता हुई और उसके बाद जो शास्त्री जी जो है वो अपना उन्होंने जो स्टेटमेंट है वो जारी किया। और स्टेटमेंट जारी करने के बाद भारत में विपक्ष की तरफ से जो है वो प्रतिक्रिया जो आई वो अनुकूल नहीं थी। उनको ये लगा कि ये जो समझौता होने जा रहा है ये भारत के हित में नहीं। इस बारे में जब बात जो है वो शास्त्री जी के घर पे भी पहुंची तो घर वाले भी जो है वो इस बात से व्यथित हुए कि अगर ऐसा समझौता होता है तो शायद भारतीय वो पक्ष में नहीं रहेगा, इसीलिए जो है वो शास्त्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय जो है टेलीफोन बहुत ही कम होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री लेवल पर जो है वो ये व्यवस्था थी तो घर वाले इंतजार कर रहे थे कि वहां से कुछ मैसेज आए और संयोग से ऐसा हुआ। तो उनकी जो पत्नी है जिनका नाम ललिता है, उन्होंने जो है वो शास्त्री जी को बताया कि ये प्रतिक्रिया जो आ रही है मीडिया में वो अनुकूल नहीं है और ऐसा कहा जाता है कि इससे जो है वो शास्त्री जी थोड़े व्यथित हुए और उसके बाद में रात को 2:02 पर उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। ये जो चीज है वो एक आधिकारिक रूप से जो कही गई वो है। वास्तव में वहां क्या हुआ, किस परिस्थितियों में ये सब कुछ हुआ, इस बारे में बहुत से संदेह भी उत्पन्न हुए। इसके ऊपर जो है वो उस समय उनके साथ ही थे पत्रकार कुलदीप नैयर, उन्होंने एक पुस्तक के अंदर जिक्र किया, बियॉन्ड द लाइन्स उनकी किताब है, और उन्होंने वो परिस्थितियां जो उस समय देखी गई उसके ऊपर कुछ संदेह जो है वो व्यक्त किया है। क्या है वास्तव में हम नहीं जानते। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतिहास में ऐसी बहुत सारी चीजें, मैंने आपको शुरू में बताया कि ये विजेताओं का यशोगान होता है, इसीलिए या तो छुपा दी जाती है या फिर सामने नहीं आती। इस प्रकार की बातें बोस के बारे में भी है, उनकी भी एक लंबी हिस्ट्री है, कभी और समय मिलेगा तो बताएंगे आपको, इतना समय अभी है नहीं। लेकिन शास्त्री जी के बारे में उस समय जो हुआ वो एक और जो KGB के स्पाई जो जासूस होते हैं उनके द्वारा 82 में लिखा गया, मित्रोफिनी उनका नाम था, उससे और थोड़ा जो है वो गहरा हुआ। वास्तव में क्या हुआ था उस समय जो है वो सामान्य जो बताया गया कि उनको जो है वो एक कार्डियक अरेस्ट आया था, एक हृदय से संबंधित घात होता है,
वो उनको जो है वो आया दिल का दौरा, हम कह सकते हो उसको। वास्तव में ये थोड़ा सा उससे अलग होता है कार्डियक अरेस्ट, लेकिन आपके समझने के लिए ये अपन कह सकते हैं। उस कारण से उनकी जो है मृत्यु हुई। लेकिन उस समय जो है वो उनके साथ में जो थे वो एक तो जो है RN चुप जो उनके सचिव थे, उनको थोड़ा सा इस बारे में संदेह था। और दूसरा, उस समय की जो परिस्थितियां थी उस समय उनके साथ में जो उनके हमेशा साथ रहने वाले जो सहायक होते हैं या जो उनके खानसामे या नौकर कह सकते हैं, रामनाथ वो मौजूद नहीं थे, क्योंकि शास्त्री जी जो है वो पूरी तरह से शाकाहारी थे। इसीलिए जब भी वो कहीं विदेश में जाते थे तो उनका भोजन बनाने के लिए रामनाथ उनके साथ में रहते थे। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि उस समय वो मौजूद नहीं थे। उस समय उनका जो भोजन है वो एक जान मोहम्मद करके व्यक्ति ने बनाया था। वो किस परिस्थितियों में उसको डिस्प्लेस किया गया, इस बारे में रहस्य है। और ये रहस्य और भी इस वजह से गहरा गया क्योंकि थोड़े दिनों बाद ही RN चुग की जो है वो एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और जब रामनाथ मिले तो उस समय उनकी आवाज जा चुकी थी और थोड़े दिनों बाद में उनकी भी जो है वो मृत्यु हो गई। ये दो जो मृत्यु हुई ये थोड़े समय बाद में ही हुई, तो इस बारे में संदेह उत्पन्न होता है। फिर तीसरी चीज ये कि अगर शास्त्री जी को सामान्य मृत्यु थी तो उनके चेहरा जो है वो रंग क्यों बदल गया था, नीला क्यों पड़ गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो किसी को जहर दिया जाता है तो वो उनका शरीर जो है नीला पड़ता है। उस समय इसको छुपाने के लिए कुछ ऐसी लाइट्स की भी व्यवस्था की गई जो कलर को छुपा सके, ऐसा कहा जाता है। फैक्ट रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन मीडिया में ये भी हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये चीज आई है। और दूसरा, एक कहानी लिखी गई ललिता के आंसू, उसमें भी इस बात का जिक्र आया है कि जब परिवार को उनकी डेड बॉडी देखने को मिली तब उन्होंने पाया कि शरीर के ऊपर कुछ कट्स के निशान हैं। तो ये सारी परिस्थितियां जो है वो संदेह उत्पन्न करती है कि किस तरह से क्या उस समय हुआ होगा। इसके अलावा जो मित्र ने जो ब्यौरा दिया वो काफी लंबा है, लेकिन उनका निष्कर्ष ये है कि उस समय क्योंकि कोल्ड वॉर का दौर था, अमेरिका की जो एक जासूसी संस्था है CIA, उन्होंने उसके ऊपर संदेह उत्पन्न किया है कि उन्होंने ऐसा किया है। और ये संदेह और गहरा जाता है जब दो चीजें अगर हम जोड़ करके देखें कि शास्त्री जी की जो मृत्यु है वो 11 जनवरी 1966 को हुई और उसके थोड़े ही समय बाद में 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर बाबा, आप जानते हो होमी जहांगीर बाबा कौन है? आप में से कोई जानते हो? अगर जानते हो तो हाथ खड़ा करो। आपकी किताबों में आया होगा, चलो मैं बता देता हूँ। होमी जहांगीर बाबा जो है वो अपने एटॉमिक एनर्जी के जो है वो जनक कहे जा सकते हैं। उस समय भारत में जो है परमाणु रिसर्च का जो कार्य है वो उनकी देख रेख में हो रहा था। इसरो का जो है वो उस समय डेवलपमेंट कर रहे थे विक्रम साराभाई, और दूसरी तरफ जो है होमी जहांगीर बाबा उसका डेवलपमेंट कर रहे थे। ये दोनों ही पारसी परिवार से, इनकी भी अपनी एक लंबी स्टोरी है। पारसी का क्या अपने भारत के विकास में योगदान है। तो होमी जहांगीर बाबा की जो है वो आल्प्स की पहाड़ियों में प्लेन क्रैश के द्वारा दुर्घटना हुई। वो एक संदेह उत्पन्न करता है क्योंकि जैसा कि मित्रों की ने लिखा कि उस समय जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने इस बात को समझ लिया था कि देश को जो है वो सशक्त होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने जो है वो देश के अंदर एटॉमिक हथियार जो है विकसित करने की तरफ कदम बढ़ा दिया था। और आप जानते हो कि उसके बाद में 72 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उस समय पहली बार परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा किए गए। तो इस तरह से मुझे नहीं पता कि आप शास्त्री जी के बारे में कितना जानते हो, लेकिन हो सकता है मैंने जो आपको जानकारी दी है उससे आपको कुछ ज्ञानवर्धन हुआ हो, उनके बारे में जानने का मौका मिला हो। आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे शांतिपूर्वक सुना।